भाग 1 प्रस्तावना और चाणक्य का दृष्टिकोण। भारत की प्राचीन मिट्टी में जितना ज्ञान है उतनी ही उसमें गहराई छिपी है, और इस ज्ञान के समुद्र में एक ऐसा नाम है जो केवल राजनीति या कूटनीति का नहीं बल्कि जीवन की गूढ़ता का भी प्रतीक है, चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य, विष्णुगुप्त या आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, न केवल राजनीतिक नीति निर्माता थे बल्कि जीवन दर्शन के गूढ़ व्याख्याता भी थे। उनके विचार केवल राजा और मंत्री के लिए नहीं थे बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से मार्गदर्शक थे। चाणक्य और स्त्री विषय पर उनके विचारों की पृष्ठभूमि। चाणक्य का समय वो था जब समाज 3 स्तरों पर विभाजित था। 1. धर्म, आचार, विचार। 2. अर्थ, राजनीति और धन व्यवस्था। 3. काम, संबंध और जीवन की पूर्ति। और इन तीनों में स्त्री की भूमिका हर जगह केंद्र में थी। परंतु यह बात समझना आवश्यक है कि चाणक्य ने स्त्री को केवल कोमलता या भावनाओं का प्रतीक नहीं माना। उन्होंने उसे शक्ति, बुद्धि और सृजन की क्षमता का स्रोत बताया। स्त्री न केवल घर की लक्ष्मी है बल्कि समाज की नीति की निर्माता भी है। चाणक्य नीति, अध्याय 1, श्लोक 15। भावार्थ। स्त्री शक्ति का प्रतीक। चाणक्य ने कहा था कि किसी राष्ट्र की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की स्त्रियां कैसी हैं। अगर स्त्रियां शिक्षित, सशक्त और विवेकशील हैं तो वो राष्ट्र कभी पतन की ओर नहीं जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति, जिसका भावार्थ चाणक्य ने भी नीतियों में समाहित किया। इस श्लोक को चाणक्य ने एक राजनीतिक सत्य की तरह अपनाया था। उनके लिए स्त्री केवल परिवार का हिस्सा नहीं थी बल्कि राज्य की स्थिरता और समृद्धि का आधार थी। बुद्धिमत्ता के संदर्भ में स्त्री की भूमिका। चाणक्य ने कहा था कि पुरुष और स्त्री में बुद्धि का अंतर नहीं है बल्कि बुद्धि का प्रयोग और दिशा ही उन्हें अलग बनाती है। उन्होंने कहा, स्त्री की बुद्धि तीक्ष्ण होती है। यदि वह धर्म में स्थिर रहे तो वह सृजन करती है, और यदि वह मोह या लोभ में बह जाए तो वह विनाश का कारण बन सकती है। यह विचार सुनने में कठोर लगता है, पर चाणक्य का आशय था कि शक्ति यदि नियंत्रण में रहे तो वो सृष्टि बनाती है, और यदि अनियंत्रित हो तो विध्वंस। यह नियम स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होता है। चाणक्य की दृष्टि, यथार्थ पर आधारित। चाणक्य आदर्शवादी नहीं थे, वे यथार्थवादी थे। उन्होंने स्त्री को देवता या देवी बनाकर नहीं देखा बल्कि मानव के रूप में, बुद्धिमत्ता और भावनाओं के मिश्रण के रूप में देखा। उनका मानना था कि जिस राष्ट्र की स्त्रियां अपनी मर्यादा और विवेक दोनों को समझती हैं, वो राष्ट्र बाहरी शत्रु से भी कभी नहीं हारता। यानी चाणक्य के अनुसार स्त्री की भूमिका केवल घरेलू नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा तक विस्तारित थी। उनकी नीतियों में कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहां राजाओं को सलाह दी गई कि वे स्त्रियों की समझ, निर्णय और दूरदर्शिता का उपयोग राज्य व्यवस्था में करें। स्त्री की शिक्षा और आत्मनिर्भरता। आचार्य चाणक्य ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है। शिक्षा के बिना मनुष्य अंधकार में जीता है। इसमें उन्होंने स्त्रियों को भी समान रूप से शामिल किया। उनके अनुसार अगर स्त्री शिक्षित होगी तो वो केवल एक गृहिणी नहीं बल्कि एक नीति निर्मात्री, मार्गदर्शक और संस्कार संरक्षिका बनेगी। चाणक्य की यही दृष्टि आज के समय में विमेन एम्पावरमेंट का प्राचीन स्वरूप है। उन्होंने स्त्री को समाज की मूल ऊर्जा कहा था, और ये ऊर्जा तभी उपयोगी है जब वो ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण हो। चाणक्य और मातृत्व की अवधारणा। स्त्री की शक्ति का सबसे गूढ़ रूप उन्होंने मातृत्व में देखा। उनके अनुसार माता एक ऐसी शिक्षिका है जो बच्चे के मन में धर्म, नीति और संयम के बीज बोती है। ये मातृत्व केवल शारीरिक जन्म तक सीमित नहीं था बल्कि संस्कारों का जन्म कराने की क्षमता भी स्त्री में होती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी समाज की माताएं बुद्धिमान और विवेकशील हैं तो उस समाज को कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। राजनीति और स्त्री की समझ। चाणक्य का सबसे दिलचस्प दृष्टिकोण ये था कि उन्होंने स्त्रियों की राजनीतिक बुद्धिमत्ता को भी स्वीकारा। उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा, राजनीति में स्त्री की समझ पुरुष से कम नहीं, बस उसे प्रयोग का अवसर कम मिला है। ये कथन उस समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील था जब समाज में स्त्रियों को राजनीति या राज्य निर्णय में हिस्सा नहीं दिया जाता था। पर चाणक्य ने स्पष्ट किया कि स्त्री का मस्तिष्क रणनीति में तीव्र होता है और उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूइशन, किसी भी पुरुष से अधिक गहरी होती है। चाणक्य का ये दृष्टिकोण केवल स्त्री की प्रशंसा नहीं बल्कि उसे समाज में उसके वास्तविक स्थान पर पुनः स्थापित करने का प्रयास था। वे ये नहीं कहते कि स्त्री श्रेष्ठ है या पुरुष श्रेष्ठ, बल्कि ये कि जिसके पास विवेक, संयम और नीति की समझ है वही श्रेष्ठ है, और ये गुण स्त्री में उतने ही स्वाभाविक हैं जितने पुरुष में। संक्षेप में भाग 1 का सार। 1. चाणक्य ने स्त्री को केवल भावनाओं का नहीं, बुद्धि और शक्ति का प्रतीक माना। 2. उन्होंने स्त्रियों की भूमिका धर्म, समाज, राज्य और परिवार चारों स्तरों पर समान रूप से महत्वपूर्ण मानी। 3. चाणक्य का उद्देश्य स्त्री को देवी बनाना नहीं बल्कि नीति और विवेक के केंद्र में लाना था। 4.
उनकी दृष्टि यथार्थवादी थी। उन्होंने स्त्री को न अंधभक्त बनाया, न अंधविरोधी, बल्कि संतुलन की प्रतिमूर्ति कहा। जहां स्त्री की बुद्धि का सम्मान होता है वहां समाज में नीति स्थिर रहती है, और जहां उसकी बुद्धि की उपेक्षा होती है वहां अराजकता जन्म लेती है। चाणक्य नीति। अब भाग 2 में हम विस्तार से जानेंगे स्त्री की शक्ति क्या है। चाणक्य ने उसे किस रूप में देखा, सृजन, नीति या रणनीति के प्रतीक के रूप में। भाग 2, स्त्री की शक्ति का विश्लेषण। शक्ति, ये शब्द छोटा है पर इसके भीतर सृष्टि से लेकर विनाश तक का सार समाया है। और जब चाणक्य ने शक्ति कहा तो उन्होंने किसी बाहरी बल की नहीं बल्कि आंतरिक सामर्थ्य की बात की। स्त्री की शक्ति केवल उसकी भावनाओं या सौंदर्य में नहीं है, वह उसकी चेतना, धैर्य, निर्णय शक्ति और सहनशीलता में है। चाणक्य ने इस शक्ति को 3 स्तरों में बांटा। 1. सृजन की शक्ति, क्रिएटिव पावर। 2. संरक्षण की शक्ति, प्रोटेक्टिव पावर। 3. परिवर्तन की शक्ति, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। 1. सृजन की शक्ति, जन्म देने और दिशा देने की क्षमता। चाणक्य कहते हैं, यह जननी सह गुरुः अपि भवति, अर्थात जो जन्म देती है वही सबसे बड़ा गुरु भी होती है। ये कथन केवल शारीरिक जन्म की बात नहीं करता बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक सृजन की बात करता है। स्त्री के भीतर यह अद्भुत शक्ति है कि वह किसी विचार को जीवन में बदल सकती है। वो एक बच्चे को जन्म देती है पर साथ ही उसे संस्कार भी देती है। वो एक परिवार बनाती है पर साथ ही एक समाज का निर्माण भी करती है। चाणक्य कहते हैं, माता से बड़ा कोई नीति शिक्षक नहीं, क्योंकि मातृत्व ही वो स्थान है जहां पहली बार मनुष्य को नीति, संयम और विवेक का ज्ञान होता है। स्त्री की यह सृजनात्मक शक्ति समाज की जड़ है। अगर ये शक्ति कमजोर होती है तो समाज की नैतिकता भी डगमगा जाती है। 2. संरक्षण की शक्ति, संकट में स्थिरता की बुद्धि। चाणक्य कहते हैं, नारी संकटे धैर्यम न जहाति, अर्थात स्त्री संकट में भी धैर्य नहीं खोती। यह वाक्य बताता है कि स्त्री की वास्तविक शक्ति उसकी सहनशीलता और स्थिरता में है। जब परिवार या समाज संकट में होता है तो सबसे पहले वही होती है जो सबको संभालती है। चाहे वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो या नेता के रूप में, उसका मनोबल दूसरों को सहारा देता है। चाणक्य के अनुसार शक्ति का अर्थ केवल आक्रमण नहीं बल्कि धैर्य भी है, और स्त्री की ये धैर्य शक्ति ही उसे पुरुष से भिन्न और अद्वितीय बनाती है। 3. परिवर्तन की शक्ति, अंधकार को प्रकाश में बदलने की क्षमता। चाणक्य मानते हैं कि समाज का उत्थान तभी संभव है जब स्त्रियां परिवर्तन का सूत्रधार बने। उन्होंने कहा, स्त्री यदि अपने विवेक का प्रयोग करे तो वो समाज की दिशा बदल सकती है। स्त्री में ये अद्भुत सामर्थ्य है कि वह किसी भी परिस्थिति को मनोबल और निर्णय से बदल सकती है। वो परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक स्तर पर भी लाती है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, जो स्त्री अपने भीतर के पुरुषार्थ को पहचान ले, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। शक्ति और संयम का संतुलन। चाणक्य ने शक्ति को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ा। उनका कहना था, शक्ति यदि विवेक से न जुड़ी हो तो वो विनाश का कारण बनती है। ये नियम न केवल राजा पर लागू होता है बल्कि स्त्री पर भी। उन्होंने स्त्री को चेतावनी दी कि अपनी शक्ति को संयम और धर्म के साथ प्रयोग करे। उनके अनुसार शक्ति बिना धर्म अंधी होती है और धर्म बिना शक्ति निर्बल। यानी स्त्री को न केवल शक्तिशाली होना चाहिए बल्कि उसे अपनी शक्ति का उचित दिशा में उपयोग करना भी आना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्त्री की शक्ति। चाणक्य ने शक्ति को केवल भौतिक अर्थों में नहीं देखा। उनके लिए शक्ति एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो मनुष्य के भीतर निवास करती है और जीवन को दिशा देती है। उन्होंने कहा, नारी ही प्रकृति है और प्रकृति ही शक्ति है। प्रकृति जैसे सृजन करती है, पोषण करती है और फिर पुनः परिवर्तन लाती है, वैसे ही स्त्री भी करती है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में उसे शक्ति का प्रतीक कहा गया है। जब वह प्रेम करती है तो सृष्टि खिलती है, जब वह क्रोध करती है तो परिवर्तन होता है, जब वो मौन होती है तो आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। राजनीतिक दृष्टि से स्त्री की शक्ति। चाणक्य राजनीति के ज्ञाता थे। उन्होंने देखा था कि राज्य की नीतियां तभी सफल होती हैं जब समाज की स्त्रियां स्थिर और विवेकशील हों। उन्होंने लिखा, राज्य का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच उसकी स्त्रियां हैं। यहाँ चाणक्य का आशय ये था कि यदि स्त्रियां संस्कारी और मजबूत हों तो राज्य में अपराध, षड्यंत्र या नैतिक पतन का भय कम होता है। उन्होंने यहाँ तक कहा, राजा को अपने राज्य की स्त्रियों का सम्मान और सुरक्षा सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ स्त्रियां भयमुक्त हैं वहीं पुरुष भी स्वाभिमान से जीते हैं। स्त्री के त्याग और तप का मूल्य। चाणक्य ने कहा, स्त्री का त्याग पुरुष के परिश्रम से श्रेष्ठ है। यह कथन स्त्री के अंतर्मन की शक्ति को दर्शाता है।
वो सहन करती है, देती है, पर मांगती नहीं। वह प्रेम करती है, पर स्वार्थ नहीं रखती। वो सबके लिए तप करती है, और यही तप उसे अद्वितीय बनाता है। उनका कहना था कि सच्ची शक्ति वही है जो मौन में कार्य करती है। स्त्री का यही मौन, यही धैर्य, यही त्याग समाज की आत्मा है। स्त्री की शक्ति बनाम पुरुष की शक्ति। चाणक्य ने कभी स्त्री और पुरुष की शक्ति की तुलना नहीं की, बल्कि दोनों को पूरक बताया। उनके अनुसार पुरुष की शक्ति बाह्य है, स्त्री की शक्ति आंतरिक। पुरुष बाहर युद्ध करता है, स्त्री भीतर शांति रचती है। ये दोनों शक्तियां मिलकर ही संतुलन बनाती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी असंतुलित हो जाए तो समाज में अस्थिरता पैदा होती है। भावनात्मक शक्ति स्त्री का सबसे बड़ा अस्त्र। चाणक्य ने कहा, नारी भावनाओं से नहीं, भावनाओं को नियंत्रित करने से महान बनती है। उनका मानना था कि स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संवेदना है। वो दूसरों का दर्द महसूस कर सकती है, और यही उसे समाज में मार्गदर्शक बनाता है। पर चाणक्य ने यह भी कहा कि यदि भावनाएं विवेक के बिना चलें तो वे बंधन बन जाती हैं। इसलिए उन्होंने स्त्री को ये सलाह दी कि वह अपनी भावनाओं को साधे, ताकि वे उसकी बुद्धि की मित्र बने, शत्रु नहीं। आधुनिक दृष्टि में यह विचार क्या कहते हैं? आज जब दुनिया विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, तो चाणक्य का ये दृष्टिकोण हजारों साल पहले ही उस विचार की नींव रख चुका था। उन्होंने कहा था कि स्त्री को शक्ति देने की आवश्यकता नहीं, बस उसे उसकी शक्ति का ज्ञान दिलाने की आवश्यकता है। यही तो आज की नारी की यात्रा है, अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की। शक्ति तब तक अधूरी है जब तक वो बुद्धि से जुड़ी न हो, और बुद्धि तब तक निष्प्रभ है जब तक वह शक्ति से प्रेरित न हो। चाणक्य नीति। अब भाग 3 में हम जानेंगे स्त्री की बुद्धिमत्ता और चाणक्य की नीतियां, यानी स्त्री की सोच, विवेक और निर्णय शक्ति को चाणक्य ने कैसे परखा और उसका मूल्यांकन कैसे किया। भाग 3, स्त्री की बुद्धिमत्ता और चाणक्य की नीतियां। बुद्धि, यह मनुष्य की सबसे महान शक्ति है, और जब यह बुद्धि स्त्री के मन में स्थिर होती है, तब वो केवल घर की दिशा नहीं बदलती, बल्कि युग की दिशा बदल देती है। चाणक्य का मानना था कि स्त्री की बुद्धि पुरुष से कम नहीं, बल्कि अधिक सूक्ष्म और गहराई वाली होती है। उन्होंने कहा था, स्त्री की बुद्धि तीक्ष्ण, मन स्थिर और दृष्टि गहन होती है। वो वही देख सकती है जो दूसरों की नज़र से छूट जाता है। चाणक्य की दृष्टि में स्त्री बुद्धिमत्ता की परिभाषा। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल विद्या नहीं है। उनके लिए बुद्धि का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना। उन्होंने कहा, नारी का मस्तिष्क चंद्रमा के समान है, उसमें ठंडक भी है और प्रकाश भी। वो अंधकार में भी दिशा दिखा सकती है। स्त्री की बुद्धि उसकी अंतर्ज्ञान इंट्यूशन से जुड़ी होती है। जहां पुरुष तर्क से सोचता है, वहां स्त्री अनुभूति से समझती है। और यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, नारी बुद्धिमान होती है क्योंकि वो दूसरों के मन को पढ़ सकती है। 1. अंतर्ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ इंट्यूशन। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा, राजनीति और नीति दोनों में अंतर्ज्ञान का स्थान प्रमुख है, और यह गुण स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। ये कथन बताता है कि चाणक्य केवल पुरुष नीति के विचारक नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्त्रियों की मनोवैज्ञानिक समझ को भी गहराई से पहचाना। उनके अनुसार पुरुष कारण जानकर निर्णय लेता है, स्त्री परिणाम भांपकर निर्णय लेती है। यही अंतर बुद्धिमत्ता का है, क्योंकि निर्णय का उद्देश्य केवल सही होना नहीं, बल्कि दूरगामी परिणाम को समझना है, और स्त्री यह काम सहजता से करती है। 2. व्यवहार बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। चाणक्य कहते हैं, वह बुद्धि व्यर्थ है जो व्यवहार में न उतर सके। उनका मानना था कि स्त्री की बुद्धि व्यावहारिक होती है। वो केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन की परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता रखती है। एक उदाहरण उन्होंने दिया, यदि घर में आग लगे तो पुरुष सोचता है कहाँ से लगी, पर स्त्री पहले पानी ढूंढती है। ये उदाहरण प्रतीकात्मक है कि स्त्री की सोच समाधान उन्मुख होती है, जबकि पुरुष की सोच कारण उन्मुख। और यही व्यवहार बुद्धि ही समाज और परिवार को संतुलित रखती है। 3. नीति बुद्धि। चाणक्य के अनुसार स्त्री की रणनीतिक सोच। चाणक्य को यह भली भांति ज्ञात था कि स्त्रियां राजनीति और कूटनीति दोनों में निपुण हो सकती हैं। उन्होंने कहा, राजा को अपने राज्य की स्त्रियों के विचारों से सीखना चाहिए, क्योंकि वे छिपे हुए षड्यंत्रों को पुरुषों से पहले समझ लेती हैं। ये कथन उस समय की राजकीय नीतियों के संदर्भ में है, जहां आचार्य ने देखा कि कई बार स्त्रियां दरबार में परोक्ष रूप से राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं। उनका तर्क था, स्त्री की बुद्धि उसकी रक्षा का अस्त्र है। वो आक्रमण नहीं करती, परंतु कोई उसे धोखा नहीं दे सकता। यह नीति आज के इमोशनल इंटेलिजेंस सिद्धांत से भी मेल खाती है। 4. भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। चाणक्य ने कहा,
नारी के पास भावनाएं हैं, पर वे उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने इस भावनात्मक बुद्धि को जीवन के संतुलन का केंद्र माना, क्योंकि जहां पुरुष कभी कभी अपनी भावनाओं को अनदेखा करता है, वहां स्त्री उन्हें समझकर दिशा देती है। चाणक्य कहते हैं, वो जो दूसरों की पीड़ा समझ सके वही सच्ची बुद्धिमान है, और यही गुण स्त्री में जन्मजात होता है। 5. निर्णय बुद्धि, परिस्थिति में स्थिरता की शक्ति। चाणक्य के अनुसार जो संकट में शांत रहे वही सच्चा बुद्धिमान है। स्त्री की यह क्षमता अद्भुत है। चाहे परिवार टूटने की कगार पर हो या समाज में अन्याय हो, वो अपनी शांति से परिस्थिति को संभाल लेती है। उन्होंने कहा, नारी की बुद्धि परिस्थितियों में नहीं डगमगाती, क्योंकि वह मन से निर्णय लेती है, केवल दिमाग से नहीं। 6. चाणक्य की चेतावनी, बुद्धि का दुरुपयोग न हो। जहां उन्होंने स्त्री की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, वहीं एक चेतावनी भी दी। यदि बुद्धि नियंत्रण में न हो तो वो नीति नहीं चाल बन जाती है। उन्होंने कहा कि स्त्री की बुद्धि इतनी गहरी होती है कि यदि वो गलत दिशा में चली जाए तो वो पुरुष को भी भ्रमित कर सकती है। इसलिए उन्होंने कहा, स्त्री को अपनी बुद्धि का प्रयोग धर्म के अनुरूप करना चाहिए, तभी वो समाज की संरक्षिका बन सकती है। 7. शिक्षित स्त्री की बुद्धि, राष्ट्र की पूंजी। चाणक्य ने शिक्षा को राष्ट्र की रीढ़ कहा। उन्होंने लिखा, शिक्षित स्त्रियां समाज की सबसे बड़ी निधि हैं। उनके अनुसार एक शिक्षित स्त्री 100 अशिक्षित पुरुषों से अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि वह न केवल स्वयं सोचती है बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी सोचने की दिशा देती है। उनका यह कथन आज के युग में भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव जैसा प्रतीत होता है। 8. नीति सूत्रों में स्त्री की बुद्धि पर कथन। आइए कुछ प्रसिद्ध चाणक्य नीति श्लोकों को समझते हैं जिनमें स्त्री बुद्धि का उल्लेख है। नारीणा बुद्धि चंचला। भावार्थ, स्त्रियों की बुद्धि चंचल होती है। यह श्लोक अक्सर गलत अर्थ में लिया गया है। चाणक्य का आशय यहाँ ये नहीं था कि स्त्री अस्थिर है, बल्कि ये कि उसकी बुद्धि लचीली और अनुकूलनशील अडैप्टिव है। वो परिस्थितियों के अनुसार सोच बदल सकती है, जो कि राजनीति और जीवन दोनों के लिए आवश्यक गुण है। एक और श्लोक, स्त्री लघु बुद्धि न स्यात् सा ही मनोविज्ञा भवति। भावार्थ, स्त्री कभी लघु बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वो मन को पढ़ने में निपुण होती है। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि चाणक्य ने स्त्री की मनोवैज्ञानिक समझ को उच्च स्थान दिया। 9. बुद्धिमत्ता का अंतिम मापदंड, इष्टु, विवेक और संयम। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को विवेक और संयम से जोड़ सके। उन्होंने कहा, नारी की बुद्धि तभी दिव्य है जब वह संयमित है, अर्थात बुद्धि तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें संवेदना और संयम का मेल न हो। स्त्री का विवेक ही उसे महान बनाता है। वो जानती है कि कब मौन रहना बुद्धिमानी है और कब वाणी से परिवर्तन लाना आवश्यक है। 10. चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान स्त्री के लक्षण। चाणक्य ने ऐसे 10 गुण बताए जो एक बुद्धिमान स्त्री में होने चाहिए। 1. संयमित वाणी। 2. स्थिति का सही आकलन। 3. दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता। 4. क्रोध पर नियंत्रण। 5. धैर्य। 6. निर्णय में स्पष्टता। 7. ज्ञान की प्यास। 8. अपने कर्तव्य की समझ। 9. आत्मसम्मान। 10. सेवा का भाव। उन्होंने कहा, इन 10 गुणों से संपन्न स्त्री न केवल घर संभाल सकती है बल्कि राज्य भी चला सकती है। 11. आधुनिक संदर्भ में चाणक्य की बुद्धिमत्ता की परिभाषा। आज जब हम विमेन इन लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग या साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो सब कुछ चाणक्य ने अपने समय में ही कहा था। उन्होंने स्पष्ट किया, स्त्री यदि शिक्षित, संयमी और विवेकशील है तो वो किसी भी युग की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बुद्धिमान स्त्री वो नहीं जो सब जानती है, बल्कि वो है जो सही समय पर सही दिशा चुनती है। चाणक्य भाग 4, समाज और राजनीति में स्त्री का योगदान। चाणक्य के दृष्टिकोण से प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में स्त्री केवल घर की सीमाओं में बंधी नहीं थी, वह नीति, धर्म, शिक्षा और शासन की धुरी थी। चाणक्य, जो राजनीति और नीतिशास्त्र के सबसे गूढ़ मनीषियों में गिने जाते हैं, उन्होंने स्त्री की भूमिका को केवल गृहिणी या जननी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे शक्ति स्रोत के रूप में पहचाना जो समाज के हर स्तर पर निर्णायक प्रभाव रखती है। चाणक्य के अनुसार, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। ये केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं था, बल्कि सामाजिक व्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत। 1. चाणक्य का समाज, दर्शन और स्त्री की भूमिका। चाणक्य ने समाज को 4 स्तंभों पर खड़ा माना: ब्राह्मण, ज्ञान, क्षत्रिय, सत्ता, वैश्य, धन और शूद्र, सेवा। लेकिन इन चारों में एक अदृश्य शक्ति थी, स्त्री। उन्होंने कहा कि ये चारों वर्ग तभी संतुलित रह सकते हैं जब स्त्रियों का आचरण, ज्ञान और नीति पालन सुदृढ़ हो।
स्त्री के बिना समाज का कोई भी ढांचा स्थिर नहीं रह सकता। चाणक्य का कहना था, स्त्री राष्ट्र की आत्मा है, क्योंकि वही नई पीढ़ी को संस्कार देती है और वही भावनात्मक शक्ति समाज में संतुलन लाती है। चाणक्य ये भी समझते थे कि एक शिक्षित स्त्री एक शिक्षित समाज की जननी होती है। उनके लिए स्त्री की शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा का प्रश्न थी। 2. राजनीति और शासन में स्त्री की भागीदारी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में शासन की हर परत का विश्लेषण किया, लेकिन वहां भी स्त्रियों की भूमिका कई बार उभरती है। उन्होंने कहा, राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी शत्रु नहीं, भीतर की अस्थिरता है, और उस स्थिरता की जड़ स्त्री है। राज्य की व्यवस्था में स्त्री को संरक्षक की भूमिका दी गई थी। वो घर की संरक्षक थी, संस्कृति की वाहक थी और कई बार राजा की नीतियों की प्रेरक भी। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता में भी चाणक्य ने रानी और राजमहल की स्त्रियों की बुद्धिमत्ता का उल्लेख किया है। उनके अनुसार राजनीति केवल युद्ध से नहीं बल्कि संवाद और सूक्ष्म बुद्धिमत्ता से जीती जाती है, और इस सूक्ष्म बुद्धिमत्ता की कला स्त्री के पास स्वाभाविक रूप से होती है। 3. बुद्धिमत्ता के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव। चाणक्य स्त्रियों की बुद्धिमत्ता को केवल भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक बुद्धि, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के रूप में देखते हैं। उनका मानना था कि स्त्री अपनी अंतर्दृष्टि, धैर्य और सूक्ष्म निरीक्षण के कारण कठिनतम राजनीतिक परिस्थितियों में भी समाधान निकाल सकती है। उन्होंने कहा था, स्त्री की बुद्धि, सर्प की दृष्टि और अग्नि की शक्ति को कभी हल्का मत समझो। इस कथन का अर्थ नकारात्मक नहीं था, जैसा कई लोग समझते हैं। चाणक्य यह समझाना चाहते थे कि स्त्री में ऐसी तीक्ष्णता होती है जो अगर सकारात्मक दिशा में जाए तो समाज का उद्धार कर सकती है, और यदि उसे अनदेखा किया जाए तो वह विनाश का कारण भी बन सकती है। उनके अनुसार राजनीति में स्त्रियों की भागीदारी बुद्धिमत्ता के माध्यम से होती है, पद के माध्यम से नहीं, क्योंकि नीतियों को आकार देने वाली शक्ति अक्सर पर्दे के पीछे होती है और वही शक्ति स्थायी परिवर्तन लाती है। 4. राजमहल की स्त्रियां और नीति। चाणक्य ने राजमहल को शासन का अदृश्य हृदय कहा है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि राजा का पतन वहां से शुरू होता है जहां स्त्रियों के बीच असंतोष पनपता है। इसलिए उन्होंने कहा, राजा को अपनी रानियों से भय नहीं, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही महिलाएं राजवंश की परंपरा को जीवित रखती हैं। राजमहल की रानियां, माताएं, बहनें, ये सभी उस नैतिकता की रेखा थीं जो शासन को संयमित रखती थीं। उन्होंने यहां तक कहा, यदि राजमहल की स्त्रियां संयम और नीति में निपुण हों तो शत्रु की सबसे बड़ी चाल भी राज्य को नहीं हिला सकती। इस कथन में एक गूढ़ संदेश छिपा है कि राज्य की वास्तविक सुरक्षा तलवार से नहीं, संस्कार से होती है। 5. स्त्री और धर्म, नीति का संतुलन। चाणक्य का दृष्टिकोण केवल राजकीय नहीं था, वो धार्मिक संतुलन की बात भी करते थे। उनके अनुसार धर्म का पालन करने के लिए सबसे पहले स्त्रियों का चरित्र और बुद्धिमत्ता सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि धर्म की व्याख्या घर से होती है और घर की रीढ़ स्त्री है। उन्होंने कहा, धर्म वही स्थायी है जो स्त्री और पुरुष दोनों की मर्यादा को समान रूप से स्थापित करे। यह कथन आधुनिक युग के जेंडर इक्वालिटी से कहीं पहले का एक बौद्धिक दृष्टिकोण था। चाणक्य के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों को धर्म के पालन में समान अधिकार हैं, लेकिन स्त्री को अधिक जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि वह समाज की संवेदनशील आत्मा है। 6. शिक्षित स्त्री, नीति और संस्कृति की वाहक। चाणक्य का विश्वास था कि शिक्षा केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा, अशिक्षित स्त्री अंधकार में दीपक जैसी है, उसका अस्तित्व है पर प्रकाश नहीं। उनका मानना था कि शिक्षित स्त्रियां समाज की सबसे बड़ी नीति निर्माता होती हैं, क्योंकि वे आने वाली पीढ़ियों को न केवल ज्ञान देती हैं बल्कि सोचने का तरीका भी सिखाती हैं। चाणक्य ने स्त्री शिक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि से जोड़ा था। 7. जब स्त्री बनती है, सत्ता की दिशा। इतिहास साक्षी है, चाणक्य के समय में कई ऐसी स्त्रियां थीं जिन्होंने सत्ता की दिशा बदल दी। उदाहरण के लिए मौर्यकाल की रानियां जिन्होंने राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई। चाणक्य ने ये समझ लिया था कि जो शक्ति भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, वही शक्ति शासन को भी नियंत्रित कर सकती है। उन्होंने कहा, राजा को नीति सिखाने वाली स्त्री ही सच्ची सहधर्मिणी होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो केवल प्रेरक बने, बल्कि वो नीति का दर्पण भी हो जो राजा को अहंकार से बचाए और निर्णय में स्पष्टता दे। 8. समाज में स्त्री की स्थिति का संरक्षण। चाणक्य ने अपनी नीतियों में यह भी लिखा कि समाज को तभी स्थिरता मिल सकती है जब स्त्री को सम्मान मिले। उन्होंने कहा, जो राज्य अपनी स्त्रियों की रक्षा नहीं करता वह स्वयं विनाश को आमंत्रित करता है। स्त्री की सुरक्षा और सम्मान के लिए उन्होंने कई नीतियां सुझाईं। स्त्री पर अन्याय करने वाला व्यक्ति केवल अपराधी नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोही है। राजा को चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्थाएं बनाए जिससे स्त्रियों को आत्मनिर्भरता और सुरक्षा दोनों प्राप्त हों। स्त्री का शील राष्ट्र का गौरव है,
उसका अपमान राष्ट्र की आत्मा का अपमान है। यहाँ चाणक्य का दृष्टिकोण केवल नीतिगत नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों था। 9. आधुनिक युग में इन विचारों की प्रासंगिकता। आज जब समाज में स्त्री सशक्तिकरण की बात की जाती है तो चाणक्य का दृष्टिकोण और भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने कभी स्त्री को पुरुष के विरोध में नहीं रखा बल्कि उसे पुरुष के समकक्ष बुद्धिमत्ता की धारा के रूप में देखा। आज भी अगर उनके विचारों को समझा जाए तो स्पष्ट होता है, सशक्त स्त्री वो नहीं जो पुरुष से प्रतिस्पर्धा करे, बल्कि वो है जो समाज के हर स्तर पर बुद्धि, मर्यादा और नीति का प्रकाश फैलाए। चाणक्य का ये दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि राजनीति, समाज और संस्कृति की जड़ें स्त्रियों की बुद्धिमत्ता से सींची जाती हैं। जहाँ स्त्रियां आदर, शिक्षा और नीति से परिपूर्ण होती हैं, वहाँ समाज स्थायी शांति और समृद्धि की ओर बढ़ता है। स्त्री की शक्ति को पहचानना स्वयं जीवन की शक्ति को पहचानना है। चाणक्य भाग 5। चाणक्य के विवादास्पद विचार और उनका गूढ़ अर्थ। जब हम चाणक्य का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा व्यक्तित्व उभरता है जो जितना ज्ञानी था उतना ही कठोर। वो एक ऐसा मनीषी था जिसने नीति को धर्म से नहीं बल्कि यथार्थ से जोड़ा। उसने समाज की हर परत को देखा, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमजोरियां और उसकी सच्चाइयां। और जब बात आई स्त्रियों के बारे में चाणक्य के विचारों की, तो समय समय पर कई कथन ऐसे हैं जिन्हें विवादास्पद कहा गया। लोगों ने उन्हें कठोर, स्त्री विरोधी और कई बार निर्दयी भी कहा। पर क्या वास्तव में चाणक्य स्त्री विरोधी थे, या उन्होंने जो कहा उसे हम आज के युग की भाषा में गलत समझ बैठे हैं? आज के इस भाग में हम इन्हीं गूढ़ और विवादास्पद विचारों का विश्लेषण करेंगे, चाणक्य की दृष्टि से, न कि भावनाओं की दृष्टि से। 1. स्त्री पर कभी भरोसा न करो। कथन का वास्तविक अर्थ चाणक्य के प्रसिद्ध सूत्रों में से एक है, न स्त्रीषु विश्वासम आगच्छेत। स्त्रियों पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली दृष्टि में यह वाक्य स्त्री के प्रति अविश्वास दिखाता है, लेकिन जब हम इसे डैश नीतिशास्त्र डैश की दृष्टि से देखते हैं तो अर्थ बदल जाता है। चाणक्य का उद्देश्य यह नहीं था कि पुरुष स्त्रियों से घृणा करें। वह चेतावनी देना चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, पर भावनात्मक अंधविश्वास करना बुद्धिमत्ता नहीं है। उनके अनुसार विश्वास एक नीति संतुलन का विषय है। यदि आप किसी पर पूरी तरह भावनात्मक भरोसा कर लें और बुद्धि को दरकिनार कर दें तो वो संबंध चाहे किसी से भी हो विनाशकारी हो सकता है। अर्थात यह कथन स्त्री के खिलाफ नहीं बल्कि अति भावुकता के खिलाफ था। 2. स्त्री की बुद्धि पुरुष से अधिक होती है पर वो स्थिर नहीं रहती। चाणक्य ने एक और सूत्र कहा, स्त्रीणा बुद्धि चपला। स्त्री की बुद्धि चपल अर्थात अस्थिर होती है। ये भी एक ऐसा कथन है जिसे बार बार गलत अर्थ में लिया गया। पर चाणक्य यहाँ बुद्धि को तर्क या ज्ञान के रूप में नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित कर रहे थे। उनका मतलब था कि स्त्री में भावनात्मक तीव्रता अधिक होती है जिससे उसकी प्रतिक्रिया तुरंत आती है। यह अस्थिरता नहीं बल्कि संवेदनशीलता का प्रतीक है। जहां पुरुष किसी घटना पर सोचकर प्रतिक्रिया देता है, वहीं स्त्री उसे महसूस करके प्रतिक्रिया देती है, और यही गुण समाज में संतुलन लाता है। चाणक्य का ये कहना इसलिए था कि शासन या राजनीति में निर्णय लेते समय भावनाओं को संयमित रखना आवश्यक है। 3. स्त्री का प्रेम सच्चा होता है पर वो तर्क नहीं जानता। चाणक्य के अनुसार स्त्री यदि प्रेम करती है तो पूर्ण समर्पण करती है, पर जब घृणा करती है तो पूर्ण विनाश कर देती है। ये कथन अक्सर कठोर माना गया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि चाणक्य स्त्रियों को क्रूर मानते थे। वे केवल यह बताना चाहते थे कि स्त्री के भीतर प्रेम और क्रोध दोनों अति चरम रूप में होते हैं। उनके अनुसार स्त्री के प्रेम में छल नहीं होता। वो या तो पूर्ण रूप से समर्पित होती है या पूर्ण रूप से दूर। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि जो व्यक्ति स्त्री के भावों से खिलवाड़ करता है वो अपने ही जीवन में विष बोता है। इस कथन का गूढ़ अर्थ ये था कि स्त्री के साथ व्यवहार करते समय नीति और सम्मान दोनों आवश्यक हैं, अन्यथा परिणाम अनियंत्रित हो सकता है। 4. स्त्री सुंदरता से नहीं आचरण से महान बनती है। चाणक्य ने कहा, रूपम दुरात्मनः शस्त्रम। सुंदरता दुष्ट व्यक्ति का हथियार होती है। इस कथन को लेकर भी गलतफहमियां हुईं। लोगों ने इसे इस रूप में लिया कि चाणक्य सुंदर स्त्रियों को अविश्वसनीय मानते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ यह है कि सुंदरता यदि बुद्धि और नीति से रहित हो तो वो समाज को भ्रमित कर सकती है। चाणक्य सौंदर्य के विरोधी नहीं थे, बल्कि उन्होंने कहा कि सौंदर्य तब पूजनीय होता है जब उसमें संयम, मर्यादा और विवेक हो। उनके अनुसार स्त्री की सुंदरता उसके वचन, व्यवहार और बुद्धि में झलकती है, न कि अलंकारों में। यह विचार आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां बाहरी रूप को अक्सर आंतरिक चरित्र से अधिक महत्व दिया जाता है। 5. स्त्री का मन रहस्यपूर्ण होता है। चाणक्य ने लिखा, नारीणा हृदयं गूढ़ा। स्त्री का हृदय रहस्यमय होता है। यहाँ गूढ़ शब्द का अर्थ नकारात्मक नहीं है।
वह कहते हैं कि स्त्री का मन प्रकृति की तरह गहराई लिए होता है, जिसे तुरंत समझना संभव नहीं, पर जो समझ ले वो जीवन के रहस्य को समझ लेता है। स्त्री के भीतर इतनी परतें होती हैं, भावना, त्याग, प्रेम, ईर्ष्या, करुणा, कि उसकी संपूर्णता को समझने के लिए संवेदनशीलता और धैर्य दोनों चाहिए। चाणक्य यह कहना चाहते थे कि स्त्री की मनोवृत्ति को समझे बिना कोई समाज स्थिर नहीं रह सकता। वो इस रहस्य को कमजोरी नहीं बल्कि सामर्थ्य मानते थे। 6. स्त्री कभी पराजित नहीं होती, वो रूप बदलती है। चाणक्य का एक अद्भुत दृष्टिकोण था। स्त्री शत्रु नहीं बनती, वह स्वयं परिस्थिति का रूप बदल देती है। उनका कहना था कि जब स्त्री से अन्याय होता है तो वो प्रतिशोध के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए उठती है। वो समाज को दंड देने नहीं, जगाने का कार्य करती है। ये दृष्टिकोण आधुनिक युग के नारीवाद से बहुत गहरा है। चाणक्य मानते थे कि स्त्री संघर्ष नहीं करती बल्कि चेतना जगाती है। इसलिए उन्होंने कहा, जो स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है वो एक युग की दिशा बदल देती है। 7. स्त्री के प्रति अन्याय, समाज का पतन। चाणक्य का स्पष्ट मत था कि स्त्री पर अत्याचार केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि राजनीतिक विफलता है। उन्होंने कहा, जहां स्त्रियां पीड़ित हैं वहां धरती स्वयं शापित होती है। उन्होंने यह भी लिखा कि कोई भी राजा चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसकी प्रजा की स्त्रियां भय में जी रही हैं तो वह राज्य शीघ्र विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने राजा को ये आदेश दिया, राज्य में स्त्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च कर्तव्य है। विधवा, असहाय या परित्यक्त स्त्रियों की रक्षा धर्म और नीति दोनों का विषय है। स्त्री के आंसू राज्य की दुर्बलता के प्रतीक हैं। यहाँ स्पष्ट है कि चाणक्य का उद्देश्य स्त्रियों को दबाना नहीं बल्कि उन्हें संरक्षित रखना था, क्योंकि वह जानते थे कि यदि स्त्री असुरक्षित है तो सभ्यता असुरक्षित है। 8. स्त्री और पुरुष प्रतियोगी नहीं, पूरक। चाणक्य के विचारों में एक गहरा संतुलन था। उन्होंने कहा, पुरुष बिना स्त्री के अधूरा है और स्त्री बिना पुरुष के असंतुलित। यहाँ उनका आशय ये नहीं कि स्त्री को पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए, बल्कि ये कि दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। स्त्री बुद्धि, भावना और सृजन की प्रतीक है। पुरुष कर्म, तर्क और संरचना का प्रतीक। जब ये दोनों मिलते हैं तभी समाज में धर्म उत्पन्न होता है। 9. गूढ़ संदेश, चाणक्य का स्त्री दर्शन। चाणक्य के सभी कठोर कथनों को यदि एक साथ रखा जाए तो हम पाएंगे कि उनमें स्त्री के प्रति नकारात्मकता नहीं बल्कि यथार्थ की स्वीकृति है। वो जानते थे कि स्त्री समाज की सबसे संवेदनशील शक्ति है और जहां संवेदनशीलता होती है वहां संभावनाएं भी असीम होती हैं। इसलिए उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि स्त्री के साथ व्यवहार में बुद्धि और नीति दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पुरुष स्त्री को समझने का प्रयास करता है वो संसार के रहस्य को समझ लेता है। चाणक्य के ये विवादास्पद कथन यदि सतही स्तर पर देखे जाएं तो वे कठोर लगते हैं, पर जब हम उन्हें गहराई से समझते हैं तो पाते हैं कि वे संरक्षण, संतुलन और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने नारी को देवी नहीं बनाया और न ही दासी, बल्कि एक जीवंत शक्ति, एक बुद्धिमत्ता की धार के रूप में देखा, जो यदि सही दिशा में प्रवाहित हो तो पूरी सभ्यता को प्रकाशित कर सकती है। नारी को समझना ही नीति को समझना है, क्योंकि वही सृष्टि की दिशा तय करती है। चाणक्य। भाग 6। आधुनिक युग में स्त्री शक्ति और बुद्धिमत्ता पर चाणक्य के विचारों की प्रासंगिकता और निष्कर्ष। समय बदलता है पर सत्य नहीं, सभ्यता बदलती है पर मूल्य नहीं। चाणक्य के विचारों की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वे कालातीत, टाइमलेस हैं। उनकी नीतियां उस युग में भी प्रासंगिक थीं जब राजाओं का शासन था और आज भी उतनी ही सशक्त हैं जब लोकतंत्र शासन कर रहा है। आज जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि चाणक्य ने इस विचार को 2000 साल पहले ही नीति, संस्कार और बुद्धिमत्ता के रूप में समझा और परिभाषित किया था। उनके लिए स्त्री केवल घर की सजावट नहीं थी, वो समाज की आत्मा, राज्य की नीति और मानवता की चेतना थी। 1. आधुनिक युग की स्त्री, चाणक्य के दृष्टिकोण से पुनरावलोकन। आज की स्त्री डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, सैनिक है, प्रधानमंत्री है, लेकिन क्या वो भीतर से वास्तव में स्वतंत्र है? यह प्रश्न चाणक्य के समय में भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज है। चाणक्य ने कहा था, सच्ची स्वतंत्रता वो है जहां बुद्धि भय से मुक्त हो। इस दृष्टि से देखें तो आज भी बहुत सी स्त्रियां सामाजिक दबाव, भावनात्मक नियंत्रण और मानसिक सीमाओं से जूझ रही हैं। चाणक्य का विचार स्पष्ट था, स्त्री की स्वतंत्रता शिक्षा और विवेक से आती है, विरोध से नहीं। उनका कहना था कि स्त्री यदि अपनी बुद्धि का उपयोग न करे तो समाज उसकी शक्ति को या तो दमन में बदल देता है या पूजन में, दोनों ही स्थितियां उसकी असली स्वतंत्रता को रोकती हैं। 2. पूजन या दमन नहीं, सम्मान और संतुलन। चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक पूजन और अत्यधिक नियंत्रण दोनों ही विनाश का कारण हैं।
उन्होंने ये सिखाया कि स्त्री को देवी बनाकर दूर मत रखो और न ही उसे दासी बनाकर दबाओ, बल्कि उसे मनुष्य के रूप में स्वीकारो, एक ऐसी आत्मा के रूप में जो विचार, निर्णय और जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है। आज के समाज में यही बात खो गई है। कभी स्त्री को देवी बनाकर केवल पूजा जाता है, तो कभी कमजोर बताकर उसके अधिकार छीने जाते हैं। चाणक्य के अनुसार सम्मान का अर्थ समानता नहीं, बल्कि संतुलन है। उन्होंने कहा था, जहां स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के विवेक को सम्मान देते हैं, वहां से राष्ट्र की प्रगति आरंभ होती है। 3. स्त्री की बुद्धिमत्ता, आज की आवश्यकता। चाणक्य ने स्त्री की बुद्धिमत्ता को 3 रूपों में बांटा था। नीतिजन्य बुद्धि, सही और गलत का विवेक। संवेदनात्मक बुद्धि, दूसरों के दुख को समझने की क्षमता। सृजनात्मक बुद्धि, समाधान और दिशा देने की क्षमता। आज का युग तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रतिस्पर्धा से भरा है, लेकिन इस युग में सबसे बड़ी आवश्यकता संवेदनात्मक बुद्धि की है, जो केवल स्त्रियों के पास स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। चाणक्य का विश्वास था कि जब स्त्री शिक्षा और नीति दोनों से सशक्त होती है तो वो केवल परिवार ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की नैतिक दिशा तय करती है। 4. नेतृत्व और नीति में स्त्री की भूमिका। आधुनिक भारत में अनेक महिलाएं नेतृत्व के उच्चतम स्थानों तक पहुंची हैं। इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, किरण बेदी और सुदूर गांवों की पंचायत प्रमुख तक। परंतु चाणक्य के दृष्टिकोण से यह नेतृत्व केवल पद नहीं, बल्कि नीति और दृष्टि का प्रतीक है। उन्होंने कहा था, जो शासन भावनाओं से नहीं, बुद्धि से चलता है, वो दीर्घकालिक होता है। आज की स्त्रियों के पास भावनात्मक शक्ति है, लेकिन आवश्यकता है उसे नीति और विवेक के साथ संयोजित करने की, क्योंकि चाणक्य के अनुसार बुद्धि बिना नीति खतरनाक है और नीति बिना बुद्धि अंधी। 5. आधुनिक समाज में स्त्री की चुनौतियां और चाणक्य का समाधान। आज की स्त्री के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। 1. पहचान का संघर्ष, आइडेंटिटी क्राइसिस। 2. भावनात्मक थकान, इमोशनल एग्जॉस्शन। 3. असंतुलन, वर्क लाइफ इम्बैलेंस। चाणक्य इन समस्याओं के समाधान 2000 वर्ष पहले ही दे गए थे। पहचान के लिए, स्वयं को किसी और के नाम या संबंध से मत परिभाषित करो। जो अपने गुणों से पहचानी जाती है, वही सच्ची नारी है। भावनात्मक संतुलन के लिए, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेती है, वो समस्त संसार को नियंत्रित कर सकती है। जीवन के संतुलन के लिए, कर्म करो पर आसक्ति नहीं, सेवा करो पर आत्मत्याग के बिना। यहाँ स्पष्ट है कि चाणक्य स्त्री को एक मानसिक योद्धा के रूप में देखते थे, जो अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपने निर्णयों से बनती है। 6. स्त्री और संस्कृति। चाणक्य का सॉफ्ट पावर सिद्धांत। चाणक्य ने सॉफ्ट पावर की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की थी, हालांकि उस समय ये शब्द अस्तित्व में नहीं था। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और मातृशक्ति से स्थायी बनता है। उन्होंने कहा था, नारी ही राष्ट्र की संस्कृति की जीवित मूर्ति है। इसका अर्थ ये था कि यदि स्त्री अपने संस्कारों और विवेक से जुड़ी रहे, तो आने वाली पीढ़ियां स्वयं नैतिक होंगी। आज के युग में ये विचार और भी प्रासंगिक है, जब आधुनिकता के नाम पर मूल्य धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। 7. परिवार से राष्ट्र तक स्त्री की निर्णायक भूमिका। चाणक्य ने कहा था, राजा की नीति वही होगी जैसी उसके घर की नीति है। इस कथन में एक गहरा अर्थ है। राज्य का भविष्य उस स्त्री पर निर्भर करता है जो आने वाली पीढ़ियों को जन्म देती है और उनका चरित्र गढ़ती है। यदि स्त्रियां सशक्त, शिक्षित और विवेकी हों, तो राष्ट्र में न्याय, नीति और संतुलन स्वतः स्थापित हो जाता है। चाणक्य ने इसीलिए कहा, स्त्री को केवल माता न मानो, उसे शिक्षक भी मानो। आज ये बात आधुनिक भारत में फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। 8. स्त्री की स्वतंत्रता, बाहरी नहीं, भीतरी। आज की पीढ़ी फ्रीडम को अक्सर बाहरी अधिकारों के रूप में समझती है, पर चाणक्य का कहना था, सच्ची स्वतंत्रता वही है जो भीतर से आती है। उनके अनुसार स्त्री यदि अपने मन, भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण पाले, तो कोई भी शक्ति उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। वो बाहरी सीमाओं में बंधी हो सकती है, परंतु उसकी चेतना तब भी स्वतंत्र रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा था, ज्ञान वो कुंजी है जो हर बंधन को खोल देती है। आज के युग में ये संदेश विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां मानसिक स्वतंत्रता ही वास्तविक सशक्तिकरण का आधार है। 9. आधुनिक युग के लिए चाणक्य के 5 नारी सूत्र। चाणक्य के विचारों को यदि आधुनिक युग की भाषा में पुनः लिखा जाए तो वे कुछ इस प्रकार होंगे। शिक्षित स्त्री ही राष्ट्र की रक्षा है। शिक्षा ही वह कवच है जो स्त्री को आत्मनिर्भर बनाता है। स्त्री को देवी नहीं, नीति की धार मानो, क्योंकि वही संतुलन सिखाती है, शक्ति और करुणा का। भावना और बुद्धि का संगम ही सच्ची सुंदरता है। सौंदर्य शरीर में नहीं, निर्णय की स्पष्टता में है। स्त्री के आंसू समाज की परीक्षा हैं। जहां स्त्री पीड़ित है, वहां संस्कृति अधूरी है। स्त्री यदि स्वयं को पहचान ले, तो ब्रह्मांड उसकी शरण में आ जाता है।
आत्मज्ञान ही नारी की परम स्वतंत्रता है। 10 निष्कर्ष। चाणक्य की दृष्टि में नारी सृष्टि की दिशा। चाणक्य ने स्त्री को कभी वस्तु नहीं कहा, न ही केवल ममता का प्रतीक बनाया। उनके लिए स्त्री शक्ति, नीति और बुद्धि की त्रिवेणी थी। उन्होंने कहा था, यत्र नार्यः प्रज्वलन्ति तत्र समाजो न पतति। जहां स्त्रियां अपने प्रकाश में जागृत रहती हैं, वहां समाज कभी पतन नहीं करता। आज जब हम नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें ये याद रखना होगा कि प्रगति की गति तभी स्थायी होगी जब स्त्रियां केवल बराबरी नहीं बल्कि दिशा देंगी। स्त्री, शक्ति और बुद्धिमत्ता, ये तीनों शब्द अलग नहीं बल्कि एक ही ऊर्जा के 3 रूप हैं। चाणक्य ने इन्हें न पूजा के रूप में देखा, न विरोध के रूप में, बल्कि संतुलन के सूत्र के रूप में। आज की स्त्री यदि चाणक्य की इस नीति को समझ ले, तो वो किसी भी युग, किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन का मार्ग स्वयं बना सकती है। नारी यदि बुद्धि से सशक्त हो जाए, तो वो समाज को केवल दिशा नहीं देती, वो इतिहास लिखती है। चाणक्य। दोस्तों, ये थी चाणक्य के अनुसार स्त्री शक्ति और बुद्धिमत्ता की अद्भुत व्याख्या। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जब विचार फैलते हैं तो समाज बदलता है। भाग 7 निष्कर्ष। नारी, नीति और नवचेतना। मंद पृष्ठभूमि में बांसुरी की धुन। धीरे धीरे एक वाक्य उभरता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मनुस्मृति। और इसके पीछे सुनाई देती है चाणक्य की आवाज। जहां स्त्रियों का आदर होता है, वहीं राष्ट्र और संस्कृति जीवित रहते हैं। 1 चाणक्य की दृष्टि में स्त्री समाज का आधार स्तंभ। चाणक्य के अनुसार स्त्री केवल परिवार की धुरी नहीं, बल्कि समाज की आत्मा है। वो सृष्टि का पहला सूत्र है और नैतिकता का अंतिम सहारा। उनका कहना था, राज्य का उत्थान तब तक संभव नहीं जब तक स्त्रियां सशक्त, शिक्षित और विवेकशील न हों। स्त्री समाज को दिशा देती है, पुरुष गति देता है, दोनों मिलकर जीवन की पूर्णता रचते हैं। 2 नीति की दृष्टि से नारी की भूमिका। चाणक्य का जीवन राजनीति और नीति का संगम था, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, नीति का आधा भाग स्त्री के आचरण से सीखा जा सकता है, क्योंकि जहां पुरुष नीति बनाता है, वहीं स्त्री नीति को जीती है। स्त्री अपने जीवन में जो संयम, धैर्य, करुणा और विवेक दिखाती है, वही समाज के लिए जीवंत नीति बन जाती है। उन्होंने कहा था, स्त्री को नीतियों की जरूरत नहीं, वह स्वयं नीति का स्वरूप है। 3 शक्ति और बुद्धिमत्ता का संगम। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमत्ता दिशा देती है, शक्ति उसे पूरा करती है। अगर केवल बुद्धिमत्ता हो और शक्ति न हो तो विचार निष्क्रिय हो जाता है, और अगर केवल शक्ति हो पर बुद्धि न हो तो वो विनाश का कारण बनती है। स्त्री में दोनों का संगम होता है। वो सोचती है भी, करती भी है। वो सहन करती है भी, सृजन भी करती है। इसीलिए चाणक्य ने कहा, नारी ही शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है, क्योंकि वह बुद्धि से शक्ति और शक्ति से सृजन करती है। 4 स्त्री का आंतरिक साम्राज्य, मन और विवेक की रानी। चाणक्य ने स्त्री को केवल भौतिक रूप में नहीं देखा, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्ता के रूप में भी परखा। उन्होंने लिखा, नारी मन की स्वामिनी होती है, वो जिस पर ध्यान केंद्रित करे उसे विजयी बना सकती है। इसका अर्थ है, स्त्री की ऊर्जा मानसिक एकाग्रता में बसती है। वो जिस बात पर अपना मन टिकाती है, वहीं से सृजन या विनाश की लहर उठती है। इसलिए चाणक्य ने कहा, नारी के विचार यदि शुद्ध हों तो समूचा समाज पवित्र हो सकता है। 5 मातृत्व और राष्ट्र निर्माण। चाणक्य ने मातृत्व को राष्ट्र निर्माण की जड़ कहा। उन्होंने कहा, माता केवल संतान नहीं, नागरिक बनाती है। ये पंक्ति उनके गहन दृष्टिकोण को दर्शाती है। वे जानते थे कि कोई भी राष्ट्र अपने सैनिकों से नहीं बल्कि अपनी माताओं के संस्कारों से महान बनता है। इसलिए उन्होंने कहा था, राजा यदि देश की माताओं का सम्मान करता है तो उसका राज्य दीर्घकाल तक टिकेगा। 6 चाणक्य की स्त्रियों के लिए चेतावनी। जहां चाणक्य ने स्त्री की प्रशंसा की, वहीं उन्होंने उसे स्वयं की शक्ति का दुरुपयोग न करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, यदि नारी अपने विवेक को त्याग दे तो वही शक्ति उसे पतन की ओर ले जाती है। उनका कहना था कि शक्ति और सौंदर्य दोनों स्वयं में खतरा बन सकते हैं यदि उनके साथ संयम और धर्म न हो। इसलिए उन्होंने हर स्त्री को ये सिखाया, पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो, फिर संसार पर अधिकार अपने आप मिलेगा। 7 राजनीति में स्त्री का स्थान। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्त्री के राजनीतिक योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट लिखा, राजा को ये समझना चाहिए कि स्त्रियां नीति की गूढ़ बातें समझने में सक्षम हैं। उन्होंने कई उदाहरण दिए जहां स्त्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य को संकट से बचाया। चाणक्य के अनुसार स्त्री यदि शिक्षित और नीति ज्ञानी हो तो वो पुरुषों से अधिक दूरदर्शी हो सकती है। इसका कारण ये था कि स्त्री का निर्णय भावना और विवेक दोनों से निकलता है,
जबकि पुरुष का निर्णय प्रायः केवल तर्क पर आधारित होता है। 8. आधुनिक युग में चाणक्य के विचारों की प्रासंगिकता। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो चाणक्य का दर्शन और भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने हजारों वर्ष पहले जो बातें कहीं वो आज के हर सामाजिक विमर्श के केंद्र में हैं। जैसे, स्त्री को अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा और विवेक स्त्री की सबसे बड़ी संपत्ति है। भावनाएं अगर बुद्धि से जुड़ी हों तो वे असीम प्रेरणा बनती हैं। परिवार और समाज की नींव स्त्री के संस्कारों पर टिकी है। यानी चाणक्य का संदेश समयातीत है, वह आज भी उतना ही सत्य है जितना तब था। 9. स्त्री का मौन, उसकी गूढ़ बुद्धि। चाणक्य कहते हैं, नारी का मौन ही उसकी बुद्धि का प्रमाण है। उन्होंने समझाया कि स्त्री को हमेशा अपने विचारों को शोर में नहीं बल्कि स्थिरता में व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि मौन में वह दृष्टि होती है जो शब्दों में नहीं होती। आज के युग में ये बात और भी गहरी है, जहां दिखावे की दुनिया में मौन रहकर, सोचकर और विवेक से बोलना ही सच्ची शक्ति है। 10. अंतिम उपदेश, नारी स्वयं एक नीति है। चाणक्य के दर्शन का सार यही है, नारी को कोई नीति मत सिखाओ, क्योंकि वो स्वयं नीति का मूर्त रूप है। वो सृजन है, शक्ति है, सहनशीलता है, विवेक है, और यही चारों गुण मिलकर पूर्णता बनाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवत्व बसता है। 11. निष्कर्ष, नारी के रूप में ब्रह्मांड की ऊर्जा। चाणक्य के लिए स्त्री केवल मनुष्य नहीं बल्कि ऊर्जा का सजीव रूप थी। वो शक्ति भी है और शांति भी। वह न्याय भी है और करुणा भी। वह ज्ञान भी है और प्रेरणा भी। उन्होंने कहा, यदि नारी संतुलित हो तो सृष्टि स्थिर रहती है, यदि वो असंतुलित हो तो सृष्टि डगमगा जाती है। अंतिम संदेश, दर्शकों के लिए प्रेरणा। स्त्री केवल घर की नहीं, समाज की आत्मा है। उसे कमजोर मत समझो, क्योंकि जब वो मौन रहती है तब भी वो सृजन कर रही होती है। स्त्री की बुद्धि को पहचानो, उसके निर्णयों का सम्मान करो, क्योंकि वही निर्णय आने वाले युगों का भविष्य तय करते हैं। नारी नीति नहीं, नारी स्वयं नीति है। चाणक्य नीति से प्रेरित। जहां नारी की शक्ति जागृत होती है, वहीं से सभ्यता पुनः जन्म लेती है।